नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सेंटर फेफाना में। और आज हम व्हाट्सएप ग्रुप जो था उसमें डाले हुए थे पार्ट ए और पार्ट बी। तो उसमें पार्ट ए जो है उसके सॉल्यूशन मैं आपको करवा रहा हूँ। तो पार्ट ए में अपने देखो प्रश्न था पहला। तो पहला प्रश्न अपना था ये देखो, इसमें निखिलम विधि से अपने को भाग देना था। निखिलम विधि। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 खंड बनाएंगे। इसे देखो 3 खंड बना लिए। ये हो गया अपना प्रथम खंड, ये हो गया द्वितीय खंड और ये अपना हो गया कौन सा, तृतीय खंड। और इसके बाद में हम देखेंगे भाजक। तो ये अपना जो है कितना है 97। और इसके जो है अकॉर्डिंग हम मानेंगे अपना आधार। तो मैंने लिख दिया मानना आधार, और अपने आधार कितना मान लेंगे भी 100। ठीक है। इसके बाद में निकालेंगे क्या, विचलन। तो विचलन हो जाएगा संख्या माइनस आधार। संख्या अपनी कितनी है 97, और इसमें से घटा देंगे क्या 100। तो कितना आ जाएगा भी -0.3। लेकिन अपनी जो है विधि कौन सी है, निखिलन विधि। तो मैंने आपको बताया था निखिलन विधि में क्या करना है, विचलन आएगा किसका, विचलन आएगा माइनस का। लेकिन इसको लिखे में अपने इसको किस में लिखेंगे, ये लिखेंगे प्लस में। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो सबसे पहले तो लिख दिया भाजक 97। इसके बाद में आ गया अपना विचलन क्या -0.3। फिर यहाँ पे बना लेंगे पूरक अंक, पूरक अंक 0 और 3। ठीक है ना। अब ये दोनों किसके होंगे, प्लस के होंगे। प्लस का ही 0 और प्लस का ही क्या भाई 3। इसके बाद में देखो आधार में कितने 0 हैं, 2 0। तो यहां से 2 अंक है ना, अंतिम के 2 अंक इस खंड में लिख देंगे। ऐसे देखो 2 अंक। इसके बाद में शेष बचे जो अंक है 21, वो हमने लिख दिया 2 और 1। अब देखो ये जो अंक है पहला, ये इधर आ जाएगा ऐसे कैसा 2। फिर इस जो है 2 इसको गुणा करेंगे 0 से, यहाँ पे आ गया प्लस का कितना 0। अच्छा, फिर 2 को 3 से गुणा करेंगे, कितना आ गया 6। अच्छा, इसके बाद में 1 में 0 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा भी 1। फिर 1 को गुणा करेंगे किससे, अच्छा 0 से, यहाँ पे आ गया अपना 0। फिर 1 को गुणा करेंगे किससे, 3 से, यहाँ पे आ गया अपना 3। अब इसमें जोड़ दो। यहाँ पे आप लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, 0 लिख सकते हो। तो देखो 2 और 3 कितने हो गए भी 5, 1 और 6 कितना हो गया भी 7। ये जो खंड है ना, इधर आएगा अपना क्या भाई भाग फल, और इधर क्या आएगा भी अपना शेष फल। तो आप लिख दोगे अतः, क्या लिखोगे भी अतः भागफल। भागफल, भागफल कितना आ गया जी आपका 21। और शेष फल जो है शेष फल, शेष फल कितना आ गया भी 75। इसके बाद में हम देखेंगे अपना प्रश्न नंबर 2। देखो आगे वाला दूसरा प्रश्न है 5x - 3/2। अच्छा, तो 5x - 3/2 बराबर 2x + 1/5, और इसे हल करना है प्रावर्त्य योजित विधि से। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था एक सूत्र, और वो क्या था, x बराबर d - b बट्टा a - c। x बराबर d - b बट्टा a - c। ये कब लगेगा, जब समीकरण इस रूप में हो, ax ± b बराबर cx ± d। ठीक है ना। तो पहले इस समीकरण को हम इस रूप में बनाएंगे। इसके लिए मैं इसको क्या करूंगा, विभज्य गुणा कर दूंगा। ठीक है ना। तो देखो अपने 5 से गुणा करेंगे भाई 5x - 3 को, और फिर जो है 2 से गुणा करेंगे किसको, 2x + 1 को। ठीक है। अब देखो 5 को 5x से अपने गुणा करेंगे तो कितना आ गया 25x। फिर -5 को 3 से गुणा करेंगे तो 5 × 15 भाई, और 2 को 2x से गुणा करेंगे 4x, और फिर 2 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 2। अब अपने देखो इनके आपस में तुलना करें। तो पहले क्या था, इसके नीचे लिख रहा हूँ मैं, देखो ax, फिर ± b cx ± d। तो देखो a का जो मान है वो कितना आ गया भाई 25। फिर b का मान देखो कितना आ गया, ये आ गया जी -15। c का कितना आ गया 4। अच्छा, d का कितना आ गया 2। ये जो मान है अपने ये इसमें लिख देंगे सूत्र में अपने। देखो x बराबर, अच्छा देखो तो अपने पास जो है d का मान कितना आ गया 2,
यहाँ पे आ गया कितना भाई 2। इसके बाद में b का मान देखो, b का मान कितना है, माइनस है कितना भाई, माइनस का 15, ये लिख दिया माइनस का 15। इसके बाद में a, तो a का मान कितना है 25, फिर माइनस c का मान कितना है 4। तो x बराबर देखो ये अपना है माइनस माइनस क्या हो जाएगा अभी, माइनस माइनस प्लस, तो ये देखो 2 फिर प्लस 15 और बट्टा 25 में से 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा 21। तो x बराबर आ गया अभी 15 और 2 17 बटा 21। तो x का मान कितना आ जाएगा 17 बटा 21। इस अपना तीसरा प्रश्न है, देखो 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याओं में से एक संख्या का यादृच्छिक चयन किया जाता है, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह एक अभाज्य संख्या हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 से 17 तक की संख्या लिख रहा हूँ भी मैं, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। ये हो गई अपनी 1 से 17 तक की कौन सी संख्या है, प्राकृत संख्या, ठीक है। अब देखेंगे इनमें से कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्याएं, क्यों, क्योंकि अपने को क्या निकालनी है, ये निकालनी है प्रायिकता। तो प्रायिकता का अपना जो सूत्र है वो क्या हो जाएगा अभी, प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। तो इसके लिए हम पहले निकालेंगे अभाज्य संख्या हो कितनी सकती है, वो अपना कौन सा परिणाम हो जाएगा, अनुकूल परिणाम। अच्छा, कुल परिणाम कितना दिया हुआ है अपने को, 17 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अनुकूल परिणाम देख रहे हैं हम पहले कितना हो जाएगा। तो देखो एक जो है, एक तो अपनी अभाज्य संख्या नहीं होगी ना, एक के लिए मैं आपको बता दूं, एक न तो कौन सी संख्या है भाज्य, और न ही कौन सी संख्या है भी अभाज्य। एक जो है वो अपनी कौन सी संख्या है, एक अपनी संख्या है जी विषम संख्या, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम जो देखेंगे अभाज्य संख्या वो कौन सी आएगी अपनी 2। अच्छा, इसके बाद में कौन सी हो जाएगी 3, फिर आ जाएगी अपनी 5, फिर आ जाएगी अपनी कौन सी 7, इसके बाद में आ जाएगा फिर आ जाएगा 11, फिर हो जाएगा 13 और फिर आ जाएगा अपना क्या 17। तो कितनी संख्याएं हो गई सारी, देखो 1 2 3 4 5 6 और 7। तो अनुकूल परिणाम कितना आ गया भाई 7, यहाँ पे लिख देंगे अनुकूल परिणाम कितना 7। फिर कुल परिणाम कितना है 17, तो 7 बट्टे 17 ये आ गई अपनी प्रायिकता, ठीक है ना। इसके बाद में आगे वाला प्रश्न देखो। तो देखो चौथा प्रश्न अपना, एक समतल जमीन पर 1.5 मीटर लंबे छात्र की छाया की लंबाई 1 मीटर है तथा उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 5 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई याद करो। इसके लिए देखो पहले मैं बना रहा हूं, ये जो है ना अपना समतल जमीन पर छात्र, इसके लिए एक बनेगा त्रिभुज। देखो इस प्रकार से, ये हो गई छात्र की लंबाई, तो छात्र की लंबाई है अपने पास 1.5 मीटर। अच्छा जी, छाया की लंबाई कितनी है 1 मीटर। इस प्रकार से बन गया अपना त्रिभुज, इसको मैं बोल रहा हूं जी ए बी और सी। इसी प्रकार अपने को एक बात दे रखी है इसने, क्या मीनार, तो ये हो गई मीनार की ऊंचाई, ये हो गई छाया, इस प्रकार से बन गया। इसको मैं लिख देता हूँ डी ई और एफ। इसमें देखो अपने को दिया है मीनार की छाया की लंबाई, तो इसका मान दिया हुआ है, ये है मीनार की छाया, और अपने को निकालनी है मीनार की क्या भाई ऊंचाई। इसे मैं मान लेता हूँ ये है मीनार की ऊंचाई, इसे मान लेता हूँ क्या भाई। अच्छा, इसमें एक शब्द आया है उसी समय का मतलब हो जाएगा क्या, सेम टाइम की बात हो गई, यहाँ पे सेम टाइम की बात हो गई ना। तो सेम टाइम जो है ना, एंगल जो बनेगा, एंगल का मतलब कोण, समान कोण बनेगा, समान समय पे समान कोण, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम जो मतलब अपने बोल देते हैं भी कोण बन रहा है क्या थीटा, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा भी थीटा ही कोण बनेगा, ठीक है ना। अपने देखो फिर मैंने आपको बताया था, ये तो है अल और ये क्या है भी ए, अल बट्टा ए जो है वो किस में लगेगा टेन में ना, तो अपने लिख देते हैं टेन थीटा बराबर अल बट्टा ए, ठीक है। तो ये आ गया जी टेन थीटा की जगह थीटा ही है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थीटा, फिर बराबर अल, और अल का मान कितना है 1.5 बट्टा ए का मान कितना है 1। तो अपने बोल देंगे टेन थीटा जो है ना
उसका मान कितना आ जाएगा 1.5/1 यानी कितना आ गया भाई 1.5 मीटर। ये मान किसका हो गया tan थीटा का, ठीक है ना। अपने जो है इसी प्रकार इसमें देखो ये है अल का मान और ये किसका मान है ए का, तो इसमें भी अपने लगा देंगे tan थीटा। तो देखो जी tan थीटा बराबर अल बटा ए, ठीक है। tan थीटा जो है ना इसका मान कितना है अपने पास है 1.5 मीटर, तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 1.5 मीटर। फिर बराबर है अल की जगह कितना है एच और बट्टा ए की जगह कितना आ जाएगा 5। तो इसके नीचे मैं अब देखो इधर संख्या बट्टा में है ना, इसके नीचे लगा देता हूं क्या भाई 1। अब इसको कर देंगे वज्र गुणा, तो एच को 1 से गुणा करूंगा क्या आ जाएगा एच 1.5 को 5 से गुणा करेंगे 1.5 मीटर और इसको गुणा करेंगे किससे 5 से। तो देखो एच का मान जो है वो कितना आ जाएगा 1.5 को 5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा भी 7.5 मीटर। तो अपने लिख देंगे अतः मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई जो है ना वो कितनी हो जाएगी 7.5 मीटर। इसके आगे वाला अपना प्रश्न है, देखो 5वां प्रश्न, देखो 5वां प्रश्न है सेक स्क्वायर 30 प्लस कोसेक स्क्वायर 45 फिर इंटू 2 को 60 प्लस साइन 90 प्लस tan 45 का मान ज्ञात करना है। ये अपना क्या है tan 45 है, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले हम इन सभी का मान लिख लेंगे, ठीक है ना। इधर लिख रहा हूं मैं, देखो सेक जो 30 है, सेक 30 का मान कितना हो जाएगा भाई, सेक 30 का मान हो गया अपने पास कितना 2/√3। सारणी आपको याद करनी पड़ेगी। और कोसेक 45 जो है ना, कोसेक 45 का मान, कोसेक 45 का हो गया कितना √2। इसके बाद में आ गया कोस 60, तो इसका हो गया 1/2। फिर आ गया कौन है साइन 90, साइन 90 कितना हो गया 1। फिर आ गया tan 45, तो tan 45 का मान कितना हो जाएगा अभी 1। इन सभी का मान अपने इसमें लिख देंगे, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले क्या है सेक स्क्वायर 30, सेक 30 का मान अपने को पता है कितना है भी, सेक 30 का मान हो गया 2/√3 और इसका स्क्वायर। फिर प्लस कोसेक 45 है ना, तो कोसेक 45 का मान कितना √2, तो यहाँ पे हम लिख देंगे √2 और इसका क्या हो जाएगा अभी स्क्वायर, और इस सारे को ये ब्रैकेट में बंद कर देंगे। इसके बाद में 2 फिर इंटू कोस 60 है ना, और कोस 60 का मान 1/2, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/2। फिर प्लस साइन 90, साइन 90 का मान कितना 1 और फिर आ गया tan 45 का मान कितना 1। इन दोनों काट दो बस में, 2 से कट गया 2। इसके बाद में देखो भाई, तो सबसे पहले हम कर देंगे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, फिर √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, फिर प्लस √2 का स्क्वायर कितना 2, इधर बट्टा में है इसके नीचे लगा दिया मैंने 1। इस साइड देखो कितना बचेगा 1 और 1 कितना हो गया अभी 2 और 1 कितना हो गया 3, तो इधर बच गया क्या 3, ठीक है। तो इन दोनों का ले लेंगे अब लघुत्तम, कितना आ जाएगा 3 का और 1 का भाई एलसीएम आ गया, लघुत्तम आ गया कितना 3। फिर 3 में 3 का भाग दिया 1 और 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4, फिर प्लस 3 को 2 से गुणा हो जाएगा ना, कितना आ जाएगा 6। और ये जो ब्रैकेट हम हटाएंगे तो यहाँ पे निशान आ जाएगा अपने पास क्या भाई, निशान आ जाएगा गुणा का। अब देखो 6 और 4 को जोड़ेंगे कितना आ गया अभी 6 और 4 है 10, और ये क्या हो जाएगा 3 से 3 कट जाएगा, तो अपने पास इसका मान कितना आ गया भाई 10 आ गया। इसके बाद में देखो अपने आगे वाला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6। अपना छठा प्रश्न है त्रिभुज के शीर्षों से समुद्रस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज के शीर्षों से समुद्रस्थ बिंदु का बिंदुपथ जो होगा वो तो अपना हो जाएगा क्या परिकेंद्र। शीर्षों से समुद्रस्थ बिंदु तो हो जाएगा परिकेंद्र। यदि इसके स्थान पर नाम दे दे क्या अपने को, ये बोल दे भुजाओं से समुद्रस्थ बिंदु, तो अपना हो जाएगा अंतः केंद्र, ठीक है। इसके बाद में अपने आगे बढ़ 7वां प्रश्न देखो, सिद्ध करो कि वर्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समान होती है। ये अपनी प्रमेय 13.3 है। अभी मैंने आपको कई बार बताया था, ये इंपॉर्टेंट प्रमेय है 13.3, ठीक है ना। तो इसे हम हल करते हैं। देखो तो सबसे पहले हमने बना लिया भी है कोई वर्त है, जैसे इस प्रकार से ये अपना वर्त हो गया और इस वर्त का केंद्र क्या हो गया O, ठीक है ना। और जो है ये अपना वर्त हो गया ना, इससे बाहर कोई बिंदु ले लेता हूं मैं, जैसे ये कोई बिंदु हो गया, ये मैंने मान लिया बिंदु है P। तो इससे
अपने इस वृत्त पे स्पर्श रेखा खींच दी इस प्रकार से, ठीक है ना। ये मैंने बोल दिया पी क्यू है और ये जो अपनी है पी आर है, ठीक है। अपने को देखो सिद्ध क्या करना है, इसमें सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, देखो स्पर्श रेखाएं क्या होती है, समान। स्पर्श रेखा कौन कौन सी है, पी क्यू और पी आर, ये दोनों क्या होनी चाहिए भी, समान। इसका मतलब अपने लिख देंगे पी क्यू बराबर पी आर, अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है ना। इसके लिए एक अपने कर लेंगे भी रचना। रचना में देखो क्या करेंगे, जो ओ है ना वृत्त का केंद्र, इसे हमें इनसे मिला देंगे। देखो क्यू से मिला दिया और आर से मिला दिया और किससे मिला दिया भी, पी से मिला दिया, ठीक है ना। तो इसमें लिख देंगे ओ को पी क्यू व आर से मिलाया, ओ को किससे मिला दिया भी, पी क्यू व आर से मिलाया। तो अब क्या हो जाएगा अपने पास, ये बन गए दो त्रिभुज बन गए, कौन कौन से, पी क्यू ओ और बन गया पी आर ओ। तो इन दोनों त्रिभुजों को हम क्या कर देंगे, सर्वांग सम कर देंगे। इन दोनों त्रिभुजों को क्या कर देंगे भी, सर्वांग सम। तो देखो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे हल, और हल में अपने लिख देंगे देखो त्रिभुज, इसका नाम लिख देंगे पी क्यू ओ। ये जो कोण है ना, ये अपने को बीच में लिखना पड़ेगा क्योंकि ये कितने डिग्री का है, 90 का। इधर आर जो है ये भी कितने डिग्री का बनेगा, अपने का 90 का। क्यों बनेगा, क्योंकि स्पर्श बिंदु जो है ना, ये पर मैंने आपको बताया था, स्पर्श बिंदु जो है, स्पर्श बिंदु त्रिज्या के ऊपर क्या होता है, स्पर्श बिंदु त्रिज्या पर लंब होता है भी। स्पर्श बिंदु जो है वो त्रिज्या पर क्या होगा, लंब होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बन जाएगा अपना, 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ देखो त्रिभुज पी क्यू ओ, पी क्यू ओ व त्रिभुज कौन सा, पी आर ओ, पी आर ओ में। तो इन दोनों में सर्वांग सम करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 अवयव जो है ना त्रिभुज के, कितने अवयव होते हैं अभी, 6। इनमें से 3 अवयव जो है वो हमें क्या करनी है, समान करने हैं, अपने ऐसे बोलते हैं इक्वल करने हैं, बराबर करने हैं, ठीक है ना। लेकिन इनमें से एक भुजा होना आवश्यक है, एक क्या होनी चाहिए, भुजा। तो देखो सबसे पहले मैं ये बोल दूं, ये जो कोण है Q, ये किसके बराबर है, R के। ये देखो जी Q बराबर है किसके, R के बराबर। क्यों, ये दोनों क्या है भी, समकोण, दोनों क्या है, समकोण। इसके बाद में ये देखो OQ जो है वो किसके बराबर होगी, OR के। OQ बराबर है OR, क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक ही वृत्त है अपना ये, और एक ही वृत्त की क्या है भी, त्रिज्या। एक ही वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, समान होती है, बराबर होती है, ठीक है ना। तो अपने लिख देंगे QO जो है वो किसके बराबर है, RO के। और इसका कारण जो है वो यहाँ पे दे देंगे भी, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, एक ही वृत्त की क्या भाई, त्रिज्याएं, एक ही वृत्त की, ठीक है। अच्छा इसके बाद में एक चीज ये देखो, PO जो है, PO ये त्रिभुज अपने खींचे PQO, तो इसमें भी कौन सी भुजा आ रही है, PO। ये त्रिभुज बनाए PRO, तो इसमें भी कौन सी भुजा आ रही है, PO। तो अपने बोल देंगे PO जो है ना वो बराबर है किसके बराबर है, PO के। PO बराबर PO, क्यों, उभयनिष्ठ भुजा। PO बराबर PO क्यों, उभयनिष्ठ है भुजा। तो अपने इसमें देखो 3 चीजें बराबर हो गई ना। अब अपने देखें कौन सा नियम लगेगा, सर्वांग समता के जो है अलग अलग नियम है, मैंने आपको बताया भी है वो। तो देखो ये होगी एक भुजा, 2 तो इसमें भुजा है और एक क्या है अपने पास है, कोण। तो अपने लिख देंगे अस का मतलब साइड यानी भुजा, और ए का मतलब क्या होगा, एंगल यानी कोण। अस ए अस अर्थात भुजा कोण भुजा नियम से, अस ए अस नियम से, अस ए अस नियम से ये दोनों त्रिभुज जो है अपने कौन कौन से, PQO जो है वो क्या हो जाएगा अभी, सर्वांग सम। और कौन से त्रिभुज के सर्वांग सम हो जाएगा, PRO के। इसके बाद वाला इधर लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना। PQO जो है वो सर्वांग सम, किसके सर्वांग सम है, PRO के। हम जानते हैं सर्वांग सम त्रिभुजों के, कौन से त्रिभुजों के, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग या संगत अवयव हम बोल सकते हैं
संगत भाग जो हैं वो क्या होते हैं भी, समान होते हैं, बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। सर्वांग समत्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, समान होते हैं। सर्वांग समत्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं। अब हमें क्या सिद्ध करना है, पी क्यू बराबर पी आर। तो इसमें है ना पी क्यू, ये देखो पी क्यू, और ये साइड कौन सा है अपना पी आर। तो अपने लिख देंगे अतः पी क्यू जो है ना वो किसके बराबर हो गया अभी, पी आर के। ये अपना आ गया इति सिद्धम, अपने बोल देंगे यहाँ पे। इसके बाद में अपने देखो 8वां जो प्रश्न है ना, 8वां प्रश्न दिया हुआ है अपने को, क्या दिया हुआ है, लयबद्ध क्रम में 19 20 21 को गिनने में, लयबद्ध क्रम में 19 20 21 को गिनने में कितना समय लगेगा। लयबद्ध क्रम में 19 20 21 को गिनने में कितना समय लगेगा। तो ये जो अपना प्रश्न है रोड सेफ्टी में से उठाया गया। अभी ये कहाँ से उठाया गया है, रोड सेफ्टी में से, ठीक है ना। तो इसमें कितना समय लगेगा, 1 सेकंड का समय लगेगा, 1 सेकंड, ठीक है ना। इसको मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। देखो लयबद्ध क्रम में 19 20 21 को गिनने में, लयबद्ध क्रम में 19 20 21 को गिनने में, यहाँ लिख रहा हूँ, देखो दोबारा देख लो। लयबद्ध क्रम में 19 20 21 को गिनने में कितना समय लगेगा। अब लयबद्ध क्रम को जो है मतलब क्या हो गया यहाँ पे, अपने इस प्रकार से गिनेंगे 19 20 21 22 23 24, इस प्रकार से कितना समय लगेगा, 1 सेकंड का समय। तो कितना समय लग जाएगा अभी अपना, 1 सेकंड का समय लग जाएगा, ठीक है ना। और ये आया किस प्रकार से, अब आपको सर ये आपने ऐसे कैसे बता दिया किस प्रकार से आया। तो ये जो आएगा अपना किस हिसाब से आएगा, सार्वंतर से, सार्वंतर के अकॉर्डिंग हम देखेंगे इसमें, ठीक है ना। सार्वंतर जानते हो आप, समांतर श्रेणी वाला चैप्टर है ना अपना 5वां चैप्टर, उसमें सार्वंतर निकाल लो इनका। मैंने ये बोल दिया ये A1 है, ये अपना क्या है A2 है। सार्वंतर क्या होगा, सार्वंतर D किसके बराबर है, A2 माइनस A1। A2 क्या भी अपना 20 और A1 क्या भी अपना 19। कितना आ गया, D का मान है 1। तो फिर कितना समय लगेगा, 1 सेकंड का समय लगेगा, ठीक है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 9 है अपना। तो देखो त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कोण C समकोण है, सिद्ध करो AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। तो इसमें सबसे पहले बना लेंगे हम त्रिभुज ABC। तो इस प्रकार से बना लेता हूं मैं, त्रिभुज हो गया अपना कौन सा भी ABC। इसमें कोण C जो है ना वो समकोण है, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना कोण C। और ये कितने डिग्री का हो गया अभी, 90 डिग्री का। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ B, यहाँ पे मैंने लिख दिया A, ठीक है ना। अभी समद्विबाहु त्रिभुज है ये, तो कौन कौन सी भुजाएं बराबर होगी, इसमें आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी भी कोण C जो है ना समकोण जो है ये क्या है, त्रिभुज ACB का सबसे बड़ा कोण है। सबसे बड़ा कोण है ना, तो इसके सामने वाली ये जो भुजा है AB, ये इस त्रिभुज की क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। और जो अपना समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा जो होती है ना वो कौन सी होती है, अभी कर्ण होती है। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी, कर्ण है। तो हम ये बोल देंगे भी ये जो भुजा है ना ये तो बराबर होगी नहीं और किसी भुजा के, तो कौन कौन सी भुजाएं बराबर होगी, फिर ये जो AC है ना वो किसके बराबर हो जाएगी भी, इसके बराबर हो जाएगी BC के, ठीक है। इसके बाद में हमें जो है पाइथागोरस प्रमेय से इस प्रश्न को हल करेंगे। कौन सी प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय से लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, पाइथागोरस प्रमेय से। और इसके ऊपर मैं ऐसे लिख देता हूं त्रिभुज, कौन से त्रिभुज में, तो त्रिभुज कौन सा है देखो ACB में, यहाँ पे लिख रहा हूं त्रिभुज ACB में। और कौन सी प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय जो है वो हम जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है अभी, कर्ण स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होगी, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है ना। तो कर्ण जो था अपना वो कौन सा था, ये था ना कर्ण। अच्छा ये हो गया क्या, लंब। और ये जो है ये क्या हो गया, आधार। अब देखो कर्ण स्क्वायर, कर्ण का मान क्या है अपने पास, AB है ना कर्ण। तो कर्ण स्क्वायर की जगह मैं लिख दूं क्या भाई, AB स्क्वायर, फिर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार क्या है ये देखो BC। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया BC स्क्वायर, फिर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब के स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा भी, AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर। फिर इधर देखो हमने लिख रखा है AC जो है ना AC वो किसके बराबर है, BC या फिर CB जो है ना इसके बराबर है। और अपने को यहाँ पे सिद्ध करना है AC का स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो है ना BC इसकी जगह हम लिख देंगे, देखो क्या लिखेंगे, जो अपना BC है वो किसके बराबर है, अभी BC इसके AC के बराबर है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया BC बराबर है AC।
तो अपने ऐसे भी लिख सकते हैं BC स्क्वायर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा AC स्क्वायर के। तो BC स्क्वायर के स्थान पे मैं क्या लिख दूंगा AC स्क्वायर लिख दूंगा। अभी देखो AB स्क्वायर बराबर, ये देखो BC स्क्वायर था ना, इसकी जगह क्या लिख देंगे ये AC का स्क्वायर फिर प्लस AC का स्क्वायर। तो AB स्क्वायर जो है वो किसके बराबर आ जाएगा अभी 2AC स्क्वायर। ये इतनी सीधो ये हो गया अपना 9वां प्रश्न। इसके बाद में देखो आप आगे वाला प्रश्न नंबर है 10। तो 10वां प्रश्न देखो, एक सीधे व 15 मीटर ऊंचे पोल पर यातायात नियंत्रण के लिए CCTV कैमरा लगा है जो पोल के शीर्ष से 17 मीटर दूरदृष्टि रेखा तक देख सकता है। पोल के चारों ओर यह कैमरा कितने क्षेत्रफल में यातायात देख सकता है, अर्थात अपने को दर्शनीय क्षेत्र का, कौन से का, दर्शनीय क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दर्शनीय क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो इसके लिए देखो सबसे पहले हम इसको देखो किस प्रकार से हल करेंगे। ये ले लिया मैंने कोई, ये 15 मीटर ऊंचा अपना पोल है, ठीक है ना। ये हो गया 15 मीटर ऊंचा पोल। पोल की ऊंचाई जो है ना वो कितनी है अभी 15 मीटर है। पोल की ऊंचाई कितनी है 15 मीटर। और मैंने पोल को नाम दे दिया A और यहाँ पे लिख दिया क्या B। अब क्या है पोल के ऊपर ये जो पॉइंट है ना यहाँ पे A, यहाँ पे क्या लगा हुआ है देखो, इसके ऊपर 15 मीटर ऊंचे पोल पर क्या लगा है CCTV कैमरा लगा है। पोल के ऊपर लगा हुआ है ना, यहाँ पे लगा है पोल के ऊपर CCTV कैमरा लगा है जो पोल के शीर्ष से 17 मीटर दूरदृष्टि रेखा। हमेशा याद रखना इस प्रकार के प्रश्नों में जब आपके इस प्रकार से कोई शब्द दिया हुआ है या इस प्रकार से नाम आ जाए, क्या नाम आ जाए, ये आ जाए दूरदृष्टि रेखा, तो वो हमेशा ऐसे जो अपने पास त्रिभुज बनेगा उसकी कौन सी भुजा होगी, कर्ण होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो पोल के शीर्ष से 17 मीटर दूरदृष्टि रेखा, अर्थात कर्ण का जो मान है ना वो कितना है भी अपने पास है 17 मीटर दिया हुआ है, कर्ण का मान दिया हुआ है, ठीक है ना। ये 15 मीटर ये हो गई अपनी दूरदृष्टि रेखा 17 मीटर, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है देखो, यहाँ पे समकोण हो जाएगा, 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। अब ये क्या बोल रहा है देखो, इसके बाद में पोल के चारों ओर यह कैमरा कितने क्षेत्रफल में यातायात देख सकता है। तो इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है अपने को इस यहाँ से, इस प्रकार यह जो क्षेत्र है ना इसका निकालेंगे क्षेत्रफल। तो यहाँ पे बन जाएगा एक अपना वर्त बन जाएगा इसे, ठीक है ना। वर्त की ये जो भाग है ना ये हो जाएगी वर्त की त्रिज्या। वर्त की क्या हो जाएगी भाई, ये हो जाएगी त्रिज्या। तो सबसे पहले हमें इस भाग का मान निकालना होगा, ठीक है ना। इसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ A B, इधर आ गया अपना क्या C। तो देखो सबसे पहले हम ले लेंगे त्रिभुज कौन सा, A B और C। मैं लिख रहा हूँ त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, ठीक है ना। इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ये कौन सा त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज की हमें क्या मतलब, समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं का मान दिया हो और कोई एक भुजा निकालनी हो, ठीक है ना। तो हम कौन सी प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पे भी हम कौन सी प्रमेय लगाएंगे, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ठीक है ना। कौन सी प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होगी, पाइथागोरस प्रमेय अपने हो जाएगी कर्ण स्क्वायर जो है ना वो किसके बराबर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण का मान कितना है भी 17 की स्क्वायर बराबर, अब देखो आधार लंब क्या है, ये अपना लंब, क्योंकि यहाँ पे क्या कितना डिग्री कोण है, 90 डिग्री कोण बन रहा है ना, ये लंब हो गया, ये हो गया कर्ण। तो ये क्या बच गया अभी, आधार। तो आधार का स्क्वायर मतलब क्या आ जाएगा, BC का स्क्वायर लिख दो ना, यहाँ पे लिख दिया BC का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। लंब की जगह कितना है अभी 15, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 15 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इधर अपने BC स्क्वायर को रख लें, 17 के स्क्वायर कितना हो गया, 17 के स्क्वायर हो गया 289, फिर बराबर BC स्क्वायर, ये प्लस 15 की स्क्वायर कितनी हो गई भी 225। ये प्लस का 225 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा अभी, माइनस का हो जाएगा ना, 289 माइनस 225 और फिर बराबर कितना आ गया BC का स्क्वायर। तो 200 जो 89 में से 225 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा अभी 64 और बराबर किसके, BC के स्क्वायर के। इस प्रकार से अपने पास हम देखेंगे इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। अच्छा BC का मान हम निकालेंगे, BC का मान कितना आ जाएगा अभी, इस प्रकार अपने पास है 8 मीटर।
हम कह सकते हैं ये जो भुजा है ना BC, इसका मान कितना आ गया, 8 मीटर आ गया। या फिर ये जो वर्त है ना अपना दर्शनीय वर्त, ठीक है ना, ये कौन सा वर्त हो गया, दर्शनीय वर्त, इसी का तो क्षेत्रफल निकालना है। तो हम अपने पास देखो अभी दर्शनीय वर्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो हम लिख देंगे दर्शनीय वर्त का क्षेत्रफल, या फिर अपने लिख सकते हैं दर्शनीय क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये अपना भाग कौन सा है, वर्त है, ठीक है ना। तो हम लिख देंगे पाई आर स्क्वायर, क्यों, क्योंकि वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है भी पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आर का मान, अब आर का मान क्या होगा सर, आर का मान हो जाएगा क्या, 8 मीटर, ये वाला, क्यों, क्योंकि त्रिज्या कितनी है, 8 मीटर। अब देखो तो पाई की जगह आ जाएगा, ये देखो 22/7, आर का स्क्वायर ना, तो आर कितना है, 8 का स्क्वायर कर दूंगे यहाँ पे, 8 का स्क्वायर, तो देखो आ गया जी 22/7, और 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64। ठीक है ना। अब इसको क्या करें, गुणा भाग कर लेंगे, 22 को 64 से मैं गुणा कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो 22 को 4 से करेंगे तो 22 चौके हो गया अभी आपका 88, और 22 का 132, और 8 हो गया जी आपका 140। 1408 में किसका भाग देना है, 7 का भाग देना है, ठीक है ना। 1408 में किसका भाग देना है, 7 का। तो अपने पास उत्तर आ जाएगा जी आपका क्या, जी देखो 7 दूनी 14 हो गया, फिर 0, 7 एकम 7, 7 एकम आ गया जी आपका 7, फिर बच गया 1, तो 201.1। तो 201.1 वर्ग मीटर आपका क्या आ जाएगी भाई, दर्शनीय जो क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है ना। इसको मैं एक बार आपको दोबारा बता देता हूँ। तो कई विद्यार्थियों ने क्या इस सवाल में मैं आपको बोल दूँ बार बार गलती की है, ठीक है ना। इस सवाल को आपको ध्यान से देखना है, 100% ये जो आपका प्रश्न है आएगा पेपर में, ठीक है ना। देखो दोबारा बता देता हूँ आपको। सबसे पहले हमने क्या बनाया, त्रिभुज बनाया, ये हो गया आपका पोल, ठीक है। अब देखो आप मेरे को बोलोगे सर आपने यहाँ पे 90 डिग्री का कोण कैसे बना दिया, तो ये है जी आपका पोल। पोल है जो इस प्रकार से तो नहीं होगा ना, पोल इस प्रकार से तो खड़ा नहीं कर सकते आप पोल को, बिल्कुल कैसे खड़ा होगा, स्ट्रेट होगा ऐसे, ठीक है ना, सीधा। स्ट्रेट का मतलब क्या हो गया, सीधा, इस प्रकार से ये अपना पोल है, ऐसे सीधा बिल्कुल। तो फिर यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बन जाएगा, 90 डिग्री का। इसी कारण मैंने यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनाया है, 90 डिग्री का कोण बनाया। ये पोल नहीं है, ये पोल है, ठीक है ना। पोल का मतलब है खंबा, खंबा हो गया ये खंबा, ठीक है ना। तो इसकी अपने को क्या दी हुई है, ऊंचाई, ऊंचाई कितनी, 15 मीटर। मैंने आपको बता दिया दूरदृष्टि रेखा नाम आ जाए तो वो क्या होगा, कर्ण होगा। तो हमने लिख दिया कर्ण कितना, 17 मीटर। फिर पाइथागोरस प्रमेय लगा दी, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाई हमने, किसका मान निकाल लिया, आर का, त्रिज्या का निकाल लिया। ये देखो त्रिज्या का मान कितना आ गया, 8 मीटर आ गया। अब कई क्या करते हैं, 8 वर्ग मीटर क्षेत्रफल हो गया। 8 वर्ग मीटर क्षेत्रफल नहीं होगा, 8 मीटर किसका मान है, त्रिज्या का मान आया है केवल, ठीक है ना। इसके बाद में फिर वापस क्या करेंगे, दर्शनीय क्षेत्र का क्षेत्रफल, ठीक है, दर्शनीय क्षेत्र का क्षेत्रफल। अच्छा अब इसके बाद में आप कहोगे दर्शनीय क्षेत्र है क्या, वर्त है, वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो फिर पाई का मान कितना आ गया, 22/7। आर का स्क्वायर, आर का मान कितना है भी, 8, 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना हो गया अपने पास, फिर 8 का स्क्वायर 64 हो गया। अच्छा इसको गुणा भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 201.1 वर्ग मीटर। तो ये थे अपने पार्ट जो ए था। तो पार्ट ए के कंप्लीट क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए, और इसी प्रकार मैं आपको पार्ट बी और पार्ट सी और पार्ट डी के प्रश्न भी हल करवा दूंगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अपना एक कंप्लीट पेपर हो जाएगा, और उसमें से आपका खुद का क्या हो जाएगा, मूल्यांकन कर लेना आप, ठीक है ना। असेसमेंट, आकलन या मूल्यांकन आप कर लेना भी। आपको एक प्रकार से हम ये देखना चाह रहे हैं भी आपको जो है किस चैप्टर में से प्रश्न आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो, तो जिस चैप्टर में क्या आपकी कोई दिक्कत है वो आप हमें बता सकते हो, उसमें हम आपकी हर संभव सहायता करने की कोशिश करेंगे। तो एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, पार्ट ए के प्रश्न मैंने आपको करवाए हैं, ठीक है ना। तो धन्यवाद, जय हिंद और जय भारत।